सभी को नमस्कार। और आज हम हैं एनएलपी के क्लास के 15वें दिन में। और टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप का टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। आज इसकी बिल्कुल डीप में जाकर के समझेंगे कि रिलेशनशिप होता क्या है, क्या इसकी स्टेजेस हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है, लेकिन बचपन से भी कभी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इसकी शिक्षा की कोई भी प्रावधान नहीं है। हम कभी ये तो सुनते हैं कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लाइफ सेट हो जाएगी, जॉब कर लेना, अच्छे से जीवन साथी मिल जाएगा। लड़की है तो उसको कहेंगे बेटा पढ़ ले, अच्छा रिश्ता, अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा। लड़के को कहेंगे पढ़ ले, अच्छी लड़की मिल जाएगी। ये सब तो हम सुनते रहते हैं। 25 26 27 साल तक के हम होते हैं तो कभी भी रिश्ते वाली बात को, रिलेशनशिप वाली बात को कोई प्रायोरिटी नहीं देता। बहुत ही कम जगह ऐसे सुने होंगे कि जो बच्चों को ये सिखाते हों कि रिलेशनशिप में रहना कैसे है, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, कैसे एक्सप्रेशंस करना है, कैसे हमें बातचीत करनी है। ये सारी बातें हमें नहीं सिखाई जाती हैं, और इन चीजों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है। कोई भी ऐसी मॉडलिटी नहीं है जिसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकें, कहीं दिक्कत आए तो उसको हम सोल्व कर सकें। तो ऐसा कहीं भी कोचिंग का, सिखाने का कोई प्रोविजन नहीं हम देख पाते हैं। तो अभी आप में से भी आप बताइए, कितने लोगों को ये मालूम है कि लाइफ में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का क्या तरीका है। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। हम एक ही बात का बहुत रिलेशनशिप में भी बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जिनके हम हिप्नोसिस में आकर के, जिसके प्रभाव में आकर के हम अपनी गाड़ी को चलाते रहते हैं, लेकिन वो एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो ऐसा नहीं हो पाता है। किस प्रकार से हस्बैंड की कोई बिहेवियर ऐसा हो जिसको हैंडल करना ही मुश्किल हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें, तो ये सारी बातें हमें नहीं पता होती हैं। और हमें एज ए स्टेट, अब स्टेट हमने समझा कि लाइफ में हमारी जो स्टेट आती हैं वो कौन सी आती हैं, विक्टिमहुड है या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट है, ये जितने भी फ्रेम हमने देखे, स्टेजेस देखी, वो वहां तक तो हम समझ गए हैं। लेकिन कितने लोगों को ये लगता है आप में से कि रिलेशनशिप को भी समझना जरूरी है, ये जगह इम्प्रूवमेंट करने की है। और यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है वो ऐसी आ जाती है कई बार कि जीवन नीरस हो जाता है। 40 साल की उम्र तक तो आप अपने करियर को बनाने में, अपने गोल को सेट करने में लगे रहते हैं। फिर मैंने घर बनाना है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, और मैंने ये है वो है, और बच्चे भी तब तक और थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ जाते हैं। तब तक तो हम चलते रहते हैं, लेकिन उसके पश्चात जो देखने में आया है कि ज्यादातर अ, अच्छे रिलेशनशिप से ही लाइफ बेटर होती है। जितना बढ़िया आपस में तालमेल होगा वो ही ज्यादा अच्छा समझा जाएगा। तो वहां वहां तक आते आते कमाई धमाई का कार्यक्रम सेटल हो जाता है, और एक लेवल पर पहुंच जाते हैं। और जहां पर जो मिडिल क्लास पर्सन है, वो 40 के लेवल में पहुंचने के बाद ये लगता है कि मेरे साथ कौन मेरे दोस्त हैं, कौन मेरे साथ साथ देने वाला है, कौन मेरी मुसीबत में काम आने वाला है। फिर हम इन चीजों को देखने लगते हैं। मेरे रिलेशनशिप कैसे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा है, कनेक्शन किस टाइप का है। तो लव एंड कनेक्शन जब होता है, लव होता है फैमिली में, जो लव है वो लव माना जाता है। और ये किस तरह का है, फैमिली से छोड़ करके जब बाहर की बात करते हैं तो फिर वो कनेक्शन बना के रखते हैं बाहर हम लोगों के साथ। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हम बोल सकते हैं कि हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कुछ कुछ ठीक है। ये बहुत मुश्किल से हम कह पाते हैं। ये चार जो एरिया हमने देखे थे, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी का, ये इनमें किसी में भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत सारा स्ट्रेस हम फेस करते होते हैं। हेल्थ का इशू आ जाए तो भी हम बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, और करियर में आ जाए तो करियर में भी फंस के रह जाते हैं, और जॉब का आ जाए, मनी का आ जाए। ये चार पिलर हैं हमारे। तो इन चारों पिलर में कोई भी एक भी डावाडोल होता है तो फिर बाकियों पर भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। कोई भी पर्सन उस चीज में ये नहीं कह सकते कि क्या करें कैसे करें, प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, एक भी अगर कहीं भी डावाडोल है तो भी।
तो इसमें रिलेशनशिप वगैरह बहुत अच्छा है। तो बहुत हैप्पीनेस, बहुत हद तक फिर हम उस चीज को संभाल लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप का इसमें माना जाता है कि आपस में यदि परिवार में या हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है तो वो बाकी एरियाज को भी टैकल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। वहां पर हैप्पीनेस रहता है, वहां पर करेज रहता है, वहां पर हिम्मत रहती है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती है। अगर गुड पार्टनर्स हैं और जो एक दूसरे के प्रति बहुत सीरियस रहते हैं तो वहां पर आप हर प्रॉब्लम को आपस में मिल करके सुलझा लेते हैं। पर अब ये चीज जो है अनफॉर्चुनेटली किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, घर में कोई भी हमें इस इसको कोर्स के रूप में इंक्लूड नहीं किया गया है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से कनेक्ट हों, किस तरह से अपना जीवन में आगे बढ़े। तो 90% जो प्रॉब्लम है वो आपने देखा होगा कि घर से ही स्टार्ट होती है। घर में यदि कोई नाराज है, घर में किचकिच चल रही है, काम नहीं हो पा रहा है, और कोई सबसे तो अब ये देखिए, जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो किसका मन लगता है? घर में एक भी व्यक्ति यदि दुखी है या नाराज है या अच्छे से संबंध नहीं निभ रहे हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है, और किस प्रकार से घर का माहौल खराब है, और बहुत ही ज्यादा इसमें जीवन में भी स्ट्रेस हो जाता है। अब इस चीज को सीखने का कोई टेक्निकल सोर्स नहीं है हमारे पास, सेल्फ सर्विस है, खुद ही सीखो। सेल्फ सर्विस में भी कौन सा काउंटर कहाँ लगा है? काउंटर घर में ही लगा हुआ है। हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं कि पापा मम्मी आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, चाचा चाची कैसे कर रहे हैं, पड़ोस में कैसे कर रहे हैं, और किस तरीके से वो जी रहे हैं। हमारे बचपन में हमारे चाचा मामा मामी जो जो ये हमारे लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, कई हमारे परिवार में भी लीडर होते हैं ना, कहीं पे चाचा लीडर है, कहीं पे मामा लीडर है, तो उनको भी हम देखते हैं कि ये जो है बड़े प्रभावशाली हैं और ये कैसे जी रहे हैं। हम उनको देख करके उन्हीं को फिर बचपन में हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये ऐसा ही होता है। तो इस तरह से हम उन्हीं से घर में ही सीखते हैं, ऑटोमेटिकली जो है वो मोडलिटी अडोप्ट हो जाती है, और वो वही उसके पूरे जीवन का आधार बन के रह जाती है। उसी के बेस पे अपने रिलेशन को भी देखने लग जाते हैं फिर हम लोग। तो इस तरह से हम अपनी लाइफ को, रिलेशनशिप को हम निभा रहे होते हैं, और हम ये देखते रहते हैं भाई ये कैसे बात कर रहे थे तो हम भी वैसे ही करें या वैसी ही उम्मीद करें। ये सब चलता रहता है। अभी थोड़ा सा चेंज आ रहा है समाज में, कुछ काउंसलर्स हो रहे हैं क्योंकि मूवी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, बहुत तरह के प्रोग्राम अब शुरू हो गए हैं। यानी इस स्टेज को थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, पार्टनर के बारे में समझें। तो ये सारी चीजें अभी इतनी पॉपुलर नहीं हुई हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम है तो कोई कहीं जाके समझे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे टैकल करूं। अपने आप जब हेल्थ खराब होती है तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। जॉब की प्रॉब्लम है तो कोई न कोई और काम सोचने लग जाते हैं। मनी की प्रॉब्लम है तो भी हम कोई न कोई साधन निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को बेटर करना है, इसको प्रायोरिटी देने वाला जो काम है वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो और रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, क्वालिटी ऑफ रिलेशन को बेटर करने के लिए क्या कोई कहीं पर जाता है, कोई पैसा खर्च करता है? आप भी इस बात को समझते होंगे कि कभी भी कोई लड़ाई हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो हम किसी से नहीं जाते। इवन क्या करते हैं, और भी चुप हो जाते हैं कि किसी को पता ना लग जाए कि इनकी आपस में बन नहीं रही है। ये चल रहा होता है, एक किसी को भी बताते नहीं है, यानी अपने माँ बाप तक को भी नहीं बताना चाहते, आपस में प्रॉब्लम को फेस करते रहेंगे लेकिन इसको डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो दूर की बात है, काउंसलर के पास जाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो और इसको कैसे समझें कि ये रिलेशन बढ़िया चल रहा है या इसमें किस प्रकार से कितनी डीपनेस है इसके अंदर, इसको समझने के लिए हमने चार अक्षर बोले थे, एक बार आपको याद होगा उसको समझना। TFMS। TFMS का एक क्राइटेरिया है। T माने टाइम, F माने फोकस, और M माने मनी, और S माने सराउंडिंग। यानी जब भी कोई चीज हमें चेक करनी है तो ये चार क्राइटेरिया लगा के हम देखें, तो उसी क्राइटेरिया से हमें पता लग जाएगा कि कितना अच्छा चल रहा है ये और कितना कमी है इसके अंदर। अगर ये हो
कि भाई कोई कहे कि भाई हमारा रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा, तो ये 4 क्राइटेरिया से हम देखेंगे कि भाई क्या टाइम कितना दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे पर फोकस कितना है। जब भी कोई दिक्कत आती है, कोई बीमारी से मारी आती है, तो कौन किसका कितना केयर कर रहा है, यानी वो उसके ऊपर फोकस कितना कर रहा है। मनी का मतलब पैसे अगर खर्च करने पड़ जाएं किसी भी काम के लिए, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए या उसकी बीमारी का इलाज के लिए, तो कितना कर पाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट कितना देते हैं, एक दूसरे के का ख्याल कितना रखते हैं। और अगला है सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या है, सराउंडिंग में उसके सुविधा की चीजें हैं, एक दूसरे का केयरिंग की चीजें हैं, या वो साथ में रहते कितनी देर हैं। तो ये सब बातें हम यदि देखते हैं तो पता चलता है कि कितना गहराई से एक दूसरे का ध्यान रखा जा रहा है। तो आप में से कितने लोग अग्री हैं इस बात के लिए कि ये 4 चीजें हमें समझा देती हैं कि हम कितना एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं या कितना ध्यान रखते हैं। तो टाइम, फोकस, मनी, सराउंडिंग, ये सभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हम इन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तभी हमारा जो रिश्ता है वो ऐसे ही चलता रहता है बस। कभी ये नहीं है कि सबका रिश्ता खराब ही होगा, ये विषय हम इसलिए छेड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी हो सकता है, कभी जरूरत भी ना पड़े शायद इन चीजों की सोचने की, ऑटोमेटिक ही सारी सारी चीजें अच्छी भी चल रही हो सकती हैं। लेकिन जिनका खराब हो जाता है, तो क्या वो इस फिनोमिना को देखते हैं क्या किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे इसे मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, या कुछ लिमिटिंग बिलीफ वहां काम कर रहा है। दैट इज द रीजन यू कीप सफरिंग होल लाइफ, और फॉर ग्रांटेड लेके रख लेते हैं इस चीज को, ये तो ऐसे ही चलता है। तो इस तरह से फॉर ग्रांटेड लेकर के कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए और एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम में रहते हुए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। रिलेशनशिप में कितनी टॉक्सिसिटी है, ये वो समझते ही नहीं है। अब इसमें हम रिलेशनशिप के ऊपर हम 4-5 घंटे की पढ़ाई हम करेंगे, 3 दिन ये टॉपिक चलेगा, और इसमें हम बहुत गहराई में जाएंगे, जहां जहां प्रॉब्लम है अपनी अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे, और उसको हैंडल करने की भी कोशिश करेंगे, किस तरह से है इनकी बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। और आपने अभी तक वो भी देखा कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं, स्टेट कैसे, हमें कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं, उन सबको भी भूलना नहीं है। उनको हमें जीवन के हर एरिया में उनको इम्प्लीमेंट करते हुए चलना होता है। घर में जो प्रॉब्लम है वो ठीक कैसे हो सकती है, ये हम देखेंगे। अब रिलेशनशिप को, अब ये जो है ह्यूमन रिलेशनशिप में ही ऐसी बातें हमें देखने को आती हैं, क्योंकि यहीं पर सारे प्रोग्राम, सारी योजनाएं, सब कुछ चलता है। कभी भी और किसी भी स्पेसी में इसकी नीड ही नहीं है, तो उनको इतना नहीं फर्क पड़ता है। कभी कोई मच्छर, कोई डॉग, कोई ये कभी सोचते हैं क्या उसके मामा है, चाचा है, उसके रिश्ते होते ही नहीं है, तो उनको कोई मतलब नहीं है। एनिमल में वो फिनोमिना नहीं है, और है तो बहुत थोड़ा है। अब जैसे डॉग फैमिली है मान लीजिए, तो अगर बच्चे हैं तो बच्चों को वो जो मेल डॉग है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं है ये बच्चे किसके हैं किसके नहीं है। और जो फीमेल है वो थोड़ा दिन जब तक उनको फीड कराती है तब तक ही ध्यान रखती है, उसके बाद उसका भी कोई मतलब नहीं है, बहुत जल्दी वो छोड़ देते हैं और भूल भी जाते हैं। में इसमें पशुओं में तो मेल जो है बिल्कुल ही ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मेरा बेटा है कि बेटी है। तो ये चीज जो है फिनोमिना इंसानों में ही है, और कईयों में तो, पशुओं में तो कितना है, किलिंग एटीट्यूड भी है, मार के भी खा जाते हैं अपने बच्चों को, और या फिर 1-2 महीने में छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। लेकिन मनुष्यों में ऐसा है कि बेटा 60 साल का भी हो जाए तो भी माँ बाप उसके बारे में बहुत अटैच रखते हैं, मेरा बेटा कैसे करेगा, कैसे हैंडल करेगा, प्रॉब्लम आ गई है तो चिंतित हो जाते हैं माँ बाप। तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा है। लेकिन अब ये हमें समझना है कि ये चीज क्यों क्यों आया है, ये चीज, ये रिलेशनशिप की जो बातें हैं ये क्यों आए, कहाँ से आए, यानी हमें समझना पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा कि एनिमल किंगडम में जो है
फूड चेन बनी हुई है कि एक शेर जो है बकरी को खा जाता है, बकरी घास खा जाती है। एक चेन सी बनी होती है, एक दूसरे को खा पी के ये लोग बढ़ते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन जो है वो इस चेन से बाहर निकल चुका है। फूड चेन से ह्यूमन बाहर है, इसलिए उसको एक दूसरे का केयरिंग का और ये सब चलता रहता है। एक केयर करते हैं तभी वो आगे बढ़ते हैं, वरना सरवाइव ये सब क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये हम अगर बारीकी से समझने लगे, ह्यूमन क्यों इकट्ठे रिलेशनशिप में रहने लगे थे। स्टार्टिंग में थोड़ी रहने लगे होंगे, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही सभी आदि मानव का जो जीवन था, सब अपना अपना मार के अपना अपना भोजन का इंतजाम खुद करते थे, अपने आप ऐसे रहते थे। लेकिन फिर उन्होंने क्या देखा कि इकट्ठा रहना जरूरी है सरवाइव करने के लिए। सबसे पहली नीड उनकी इकट्ठे रहने की कहाँ से आई थी, सरवाइव करने के लिए, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप का बेस है सरवाइव करना। अब एक जो डॉग है वो दूसरे डॉग को नहीं बोलेगा कि चलो हम चार पांच मिल करके चलते हैं, कोई बंदा आ रहा है तो उस पर अटैक करेंगे। वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, उनको उनमें ये फिनोमेना नहीं है। सर्वाइवल का उनको कोई चिंता नहीं होती है, सर्वाइवल वो अ, अकेले ही हंट करने के लिए भी निकल पड़ते हैं, उनकी बात अलग है। तो मनुष्य को जो है सरवाइव करने के लिए ग्रुप में रहना पड़ा, क्योंकि उनको खतरा हो गया था जंगली जानवरों से भी, और किसी और प्रकार का खतरा मिल करके तो वो उसको ठीक कर पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने इकट्ठे रहना शुरू किया, इकट्ठे रहने के बाद ही तो रिलेशनशिप शुरू हुए थे उनके। दूसरा रीजन आया शेयरिंग का। अब शेयरिंग क्या है, मान लो भी एक ग्रुप है, एक ग्रुप को तो खाने का सामान मिल गया, शिकार करते थे पहले तो शिकार करके ही खाते थे लोग, तो उनको शिकार मिल गया, दूसरे ग्रुप को मिला नहीं, दूसरा ग्रुप भूखा है। तो फिर एक दूसरे को ये हुआ कि चलो एक्सचेंज कर लेते हैं, आज मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, कल तुम्हें मिल जाए तो मुझे दे देना। तो इस तरह से शेयरिंग की भी आवश्यकता पड़ी। तो फिर ये रिलेशनशिप बनते चले गए। तो फिर उसके बाद वो उस चीज को एक्सचेंज कर लेते थे जब जब जिसको मिल जाता था। और एक और बात भी हुई कि जब इस प्रकार शेयरिंग की और ये सर्वाइवल की जब जरूरत पड़ी, तो उन लोगों ने क्या किया कि जब किसी को ज्यादा मिल जाता था तो वो ज्यादा खा भी लेते थे। बॉडी में फैट जमा होना भी तब से स्टार्ट हुआ, उन्होंने सोचा अगली बार तो पता नहीं कब मिलेगा, तो जो मिला है आज इसको खा लेते हैं। तो इस तरह से ये सब स्टार्टिंग में ये जो लाइफ स्टाइल था उस हिसाब से फिर ये चलता गया। वे तीन चार दिन भी खाना ना मिले तो कम से कम वो जो फैट अंदर जमा हुआ है उससे एनर्जी मिलती रहे। तो आज भी यही सेम चीज हमारा ब्रेन करता है, क्योंकि आदत वहीं से पड़ी हुई है। खान पान के मामले में चलो अब खा लेते हैं, फिर शाम तक पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, एक टाइम में खा लेते हैं। तो ये बॉडी फैट जमा होना भी ऐसी प्रकार की मेंटेलिटी, इसी प्रकार का जो ब्रेन ने सोचा वो सब चलता आ रहा है। तो जब अपने आप को हम समझ जाएंगे कि तो फिर लगेगा कि ये दुनिया ऐसे ही मजाक है, समझना अपने आप को हमें पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको कोई भी चीज इम्पेक्ट नहीं कर पाएगी। जब हम अपने आप को समझ जाएंगे, हम इतने स्ट्रोंग हो जाएंगे। आप जो भी लोग हैं 15-20 दिन, लेकिन अ, यानी ये चीज जो है कुछ दिन तो कर लेते हैं, जैसे जो खान पान का है कुछ दिन हम कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से शेयरिंग की आवश्यकता पड़ी थी सरवाइव करने के लिए, और शेयरिंग करने के लिए हमें इस चीज की रिश्तों की जरूरत पड़ी थी। फिर एक था रिप्रोडक्शन का सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए भी रिश्तेदारी की आवश्यकता पड़ी, रिलेशनशिप की आवश्यकता पड़ी थी। रिप्रोडक्शन क्यों था, क्योंकि जेनेटिकली ह्यूमन बीइंग एक प्रोग्राम है कि उसको आगे बढ़ाना है सिस्टम को। तो एनिमल में भी ये एग्जिस्ट करता है और ह्यूमन बीइंग में भी एग्जिस्ट करता है कि हम अपनी संतान को आगे बढ़ाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं, सृष्टि को आगे बढ़ाएं। तो ये इस चीजों के लिए भी ये चीज आवश्यकता पड़ी। अब एनिमल्स में तो क्या है कि भाई उनका अलग सिस्टम है, उनको फैमिली बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ एक ये स्पर्म एक्सचेंज तक का ही उनका संबंध होता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में थोड़ा सा और है, फैमिली बनाने का भी है। तो इसको डीप में हम साइकोलॉजी को समझें कि किस तरह से ये फीमेल मेल अट्रैक्शन हुआ, और फिर शादी एक सोशल नॉर्म बनाया गया। शादी
सोशल नॉर्म बना, यूनिवर्स ने नहीं आपको कहा था भी शादी वाले सिस्टम में आया जाएगा। शादी बनाया है मनुष्यों ने अपना एक सोशल नॉर्म बना करके। और एक ऐसा ये जो कुछ एक वाक्य बन गए, कुछ एक हमारी धारणाएं बन गई कि शादी जो है ऊपर से बन के आती है, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, शादी 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन ये बनाया गया था सोसाइटी ने एक सिस्टम को सेट करने के लिए, ये बनाया गया था। और इसमें फिर हैप्पीनेस का लाना बहुत जरूरी है। कहाँ पर आपको क्विट करना है, कौन सी चीजें आपने निभानी है, ये पूरा जो है साइंटिफिकली हमें चलना है। सोसाइटी वैलिडेशन, सोसाइटी वैलिडेशन आने के बाद फिर पॉपुलैरिटी, भी पॉपुलर कैसे बनूं, क्योंकि शादी होगी तो सोसाइटी में वैलिडेशन होगा, फिर पॉपुलैरिटी की बात आती है। लोग पॉपुलर बनने के लिए भी बहुत कुछ ट्राई करते हैं, और क्योंकि ये फिर सर्वाइवल का जो चांस है वो इंक्रीज होता है। जो पॉपुलर हो जाते हैं उनका सर्वाइवल का चांस इंक्रीज हो जाता है, उनका सोसाइटी में एक जगह बन जाती है। जैसे कोई पुराने ट्राइब है, वहां का जो मुखिया है, जिसको सब कोई पसंद करते हैं, उसको नहीं मारेंगे कोई भी। अब वो इसीलिए भी अपने आप का जो है पॉपुलर बनाने के लिए, अपने आप को कुछ सबसे अच्छा समझाने के लिए वो कुछ न कुछ नया काम करते थे, कुछ न कुछ बड़ा काम करते थे, और इससे वो बचने के चांस उनके ज्यादा हो जाते थे। यही फिनोमेना आज भी काम कर रहा है, क्योंकि आज भी जो पावर में है उन वो ज्यादा सरवाइव करते हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम भी कम आती है, उनको लोग नहीं मार पाते, नहीं सजा दे पाते हैं, जो पॉपुलर हो जाते हैं। अभी पीछे एक केस जो आपने सुना होगा, सलमान खान ने किस तरह से गाड़ी चढ़ा दी थी पटरी पर सोए हुए बच्चों पर, और उसके बाद भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं वहां भी पावर वाला फिनोमेना काम कर रहा था, पॉपुलैरिटी वाला फिनोमेना काम कर रहा था। इतना ही केस यदि किसी नाम सामान्य व्यक्ति ने किया होता तो वो जेल में बड़ी लंबी सजा भुगत रहा होता। तो जितने लोग ज्यादा पॉपुलर होते हैं उतना ही उनका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए लोग पॉपुलैरिटी के पीछे भागते हैं, अपनी जो इंटरनल प्रॉपर्टी से इतना कनेक्ट नहीं होते जितना बाह्य प्रॉपर्टी से कनेक्ट होते हैं। बाहर का दिखावा ज्यादा करेंगे, और इंटरनल जो उनके चल रहा होता है उससे वो ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते, और खुद को कुछ समझते नहीं है। बाहर की वैलिडेशन चाहिए कि मुझे किसने अच्छा बोला, किसने मुझे बुरा बोला, उनको उससे फर्क पड़ता है। तो जिन लोगों के बारे में मैं बात अब कर रही हूँ, वो अ, वो इसीलिए होता है कि सेल्फ वर्थनेस, उनको सेल्फ वर्थनेस की वजह से ऐसा होता है। वो अपनी इंपॉर्टेंस बना के रखना चाहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो उनको वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी इंपॉर्टेंस के लिए ये सब ऐसा करते रहते हैं। और यही रीजन है कि वो अपने बारे में श्योर नहीं होते हैं, इसीलिए वो बाहर जाते हैं। अपना तो उनको पता नहीं है वो कैसे हैं, लेकिन बाहर से उनको सेल्फ प्रेज चाहिए होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो टाइप हैं ये कितने हैं, इसके कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं, ये हम थोड़ा देख लें। रिलेशनशिप होते हैं हमारे यहाँ पे 3 टाइप का। पहले टाइप का रिलेशनशिप है फेमिलियर रिलेशनशिप, ये नोट कर सकते हैं आप। फेमिलियर रिलेशनशिप मतलब जो रिलेशनशिप जेनेटिकली मिला है, पापा मम्मी भाई बहन चाचा चाची, ये सब जेनेटिकली कनेक्टेड हैं, और इनको कहते हैं फैमिलियर रिलेशनशिप। जेनेटिकली जो हम लोग पैदा होते ही जिस रिलेशनशिप को प्राप्त करते होते हैं। और दूसरा रिलेशनशिप आता है हमारा प्लेटोनिक, PLATONIC, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, जो नॉन जेनेटिक है। प्लेटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है, आपके ऑफिस में जो फ्रेंड हैं, जो आपके कलीग हैं, जो टीचर्स हैं, कोच हैं, और सबसे अ, और मजेदार बात जो इनलाज हैं वो भी हमारे प्लेटोनिक रिलेशनशिप में आते हैं। आपका जेनेटिक में नहीं है, मतलब ऑफिस की जो टीम मेट हैं और जो आपके साथ
जॉब में जिनका रिलेशनशिप होता है, स्टूडेंट टीचर हैं, ये भी इसी में आएंगे। यानी जो घर से बाहर के जो रिलेशन है वो हमारे आते हैं प्लेटोनिक रिलेशनशिप। तीसरी तरह का रिलेशनशिप है रोमांटिक रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप। इसमें जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, तो आपका लव और फन इसी रिलेशनशिप में होता है। कोई भी पर्सन जो फिजिकली इन्वॉल्व है कहीं पर भी, तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये रोमांटिक के जो कपल रिलेशनशिप है इस पार्ट को समझना, क्योंकि बाकी जो रिलेशनशिप है उनका टाइम स्पेन और इसके टाइम स्पेन में बहुत फर्क है। हमने देखा कि जो प्लेटोनिक रिलेशनशिप है या फिर जो हमारा बाकी जो रिलेशनशिप है उनमें और रोमांटिक रिलेशनशिप में कितना फर्क हो जाता है। कोई पर्सन शादी कर रहा है 25 साल और 75 साल, जब तक भी वो जी रहा है तो 25 साल में शादी की और 75 साल की उम्र यदि उसकी हो जाती है तो समझ लो कि 50 साल तक वो साथ रहा। 50 साल 60 साल वो एक साथ एक ही रिश्ते में रह करके वो अपना जीवन बिताते हैं। तो ये जो स्टेज है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही स्टेज है और इसी को समझने की जरूरत है। यदि इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो ये बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। बच्चों का रिलेशनशिप सीखने का जो सोर्स है वो यही होता है, क्योंकि आपका बच्चा आपको देखता है, हाउ यू आर ट्रीटिंग योर वाइफ, और मम्मी पापा को कैसे ट्रीट करती है, पापा मम्मी को कैसे ट्रीट करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड में उस बच्चे के बचपन से ही बैठता चला जाता है, क्योंकि बचपन से ही आप देखते हो कि बच्चा माँ बाप को कितना ज्यादा फॉलो करता है। माँ बाप के चप्पल भी वो खुद पहन के चलना चाहता है, इतना ज्यादा फॉलो करता है। उनकी एक एक बात का, एक एक एक्टिविटी का बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड पे जो असर पड़ता है और जो लाइफ लॉन्ग उनके लाइफ को बना डालता है, ये हम लोग एहसास भी नहीं करते हैं। हम उनके सामने ही कितनी गलतियां करते रहते हैं, पेरेंट्स जो हैं, कि वो उनके बातचीत करने के तरीके में, उनसे बिहेवियर के तरीके में, और वो इस साइकोलॉजिकल लेवल पे जा करके नहीं सोच पाते हैं कि इससे कौन कौन लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये जो जो भी टॉक्सिसिटी है या जो भी भाव हैं, जो इमोशंस हैं, वो बच्चे की वहाँ क्रिएट हो रही होती है। इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब इसके बाद हमारा हम जाते हैं इसके स्टेजेस में। रिलेशनशिप के स्टेज कितने हैं? स्टेजेस में जाएं तो सबसे पहली स्टेज जिसका नाम है लव एंड पैशन, आप लिखिए इसको, लव एंड पैशन। पहली स्टेज है लव एंड पैशन। लव एंड पैशन, कोई भी पर्सन का ये जो स्टेज है ये इनिशियल स्टेज है उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में। जो स्टार्टिंग का स्टेज है वो है लव एंड पैशन। यानी व्यक्ति पर्सन का एंगेजमेंट हुआ है, या पर्सन का फर्स्ट लव हो सकता है, या इनिशियल टाइम हो सकता है, स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है। तो ये जो टाइम है ये वो स्टेज होती है जहां पर लोग एक दूसरे पर गुस्सा भी करते हैं तो बुरा नहीं मानते हैं। अब कई बार तो आपने ये एग्जाम्पल देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, मूवीज में भी देखते हैं, घर में भी देख सकते हैं कि अगर वाइफ गुस्सा कर रही है तो अ, उसका जो लवर है वो यही कहेगा, तुम गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही हो। ये वो स्टेज है जहां पर वाइफ का गुस्सा भी उसको अच्छा लगने लगता है। और वहां पर किसकी बात करेंगे भाई, बाग बगीचों की, तारे तोड़ने की, कयामत से कयामत की बातें वो करते रहते हैं। 15 मिनट के मिलने के लिए 2-2 घंटे का इंतजार कर लेते हैं, 2-2 दिन का जर्नी करके भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ये उस समय की बात है, इरिटेशन फील नहीं होता इसके अंदर। ये वो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड फुल लव एंड पैशन। ये सबसे बढ़िया स्टेज होती है, सबसे मस्त स्टेज है, क्योंकि uh, इस स्टेज के अंदर इंसान जो है बहुत ही अच्छे हार्मोन्स क्रिएट कर रहा होता है। इसमें इंसान तोतला भी बन जाता है, पगला बन जाता है, कुछ भी कर लेता है। वाई दिस हैपन, रिलेशनशिप में इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है।
आपकी बॉडी में हार्मोन आपको रेगुलेट कर रहे होते हैं। हम लोग फॉर्चुनेटली दो चीज है, फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल सर्किट काम कर रहा होता है। जैसे आपके अंदर, जैसे गाड़ी में क्लच सर्किट है, क्लच को दबाते हैं तो गाड़ी डिफरेंट फंक्शन करती है। ब्रेक का सर्किट है, ब्रेक को दबाते हैं तो और कोई फंक्शन होता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी न्यूरोलॉजिकल सर्किट है, और सेम वे एंडोक्राइन सर्किट है। एंडोक्राइन सर्किट हमारी बॉडी में हार्मोन क्रिएट कर रहा होता है, हमारी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा होता है। बेसिकली हमारा हार्मोन का सिक्रेशन ही हमारी फीलिंग है। अगर किसी भी तरीके से हार्मोन आपका खत्म कर दिया जाए तो आपके अंदर वो फीलिंग ही आना बंद हो जाएगी। हार्मोन्स का इतना बड़ा रोल है। तो हमारा जो शरीर है वो केमिकल फैक्ट्री है। हमारी बॉडी में जिस टाइप का केमिकल रिलीज हो रहा है, हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, हैप्पी केमिकल रिलीज हो रहा है, तो हम लोग हैप्पी होंगे, जॉयफुल होंगे, और ऐसा ही फीलिंग कर रहे होंगे। अगर हमारा माइंड न्यूरोलॉजी अगर गलत तरीके से हार्मोन क्रिएट कर रहा है तो हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी। क्लियर हुई ये बात कि क्यों हो रहा है, क्यों हम खुश होते हैं, क्यों हम स्ट्रेस में आ जाते हैं? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो केमिकल फैक्ट्री है। आप कभी केमिकल लेबोरेटरी गए हो, कुछ टेस्ट आपने किए हो, या कभी कभी मूवी में देखा हो, इसमें मिला दिया, कुछ मिला दिया जाता है और ये पूरा फट जाता है तो अंधेरा हो जाता है, धुआं निकल जाता है, डिफरेंट केमिकल रिएक्ट हो जाता है। कहीं केमिकल फैक्ट्री के अंदर इस तरह से कोई बात हो जाती है गड़बड़, तो फिर देखो इसी तरह हमारी बॉडी में भी एक डिफरेंट टाइप का न्यूरोकेमिकल जो रिएक्शन या सिक्रेशन जो हो जाता है, तो उससे फिर हैप्पीनेस हमारी प्रभावित हो जाती है। एकदम जो है अलग इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। इसके पीछे हमारी बायोकेमिस्ट्री काम कर रही होती है। अनफॉर्चुनेटली अ, ये सब्जेक्ट तो नहीं है हमारा एनएलपी में, लेकिन इस समझने की जरूरत है कि ये जो स्टेजेस हैं हमारी, उन स्टेजेस में हमारे हार्मोन्स कितना रोल अदा कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन गलत हार्मोन्स आपके अंदर में सिक्रेट कर रहा होता है, तो गलत न्यूरोकेमिकल आपके अंदर में क्रिएट हो रहे होते हैं, और आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव फीलिंग करा रहे होते हैं। अगर हैप्पी हार्मोन्स ना क्रिएट हो रहे हों तो किस तरह से हमारे अंदर वो वर्क कर रहा होता है, और हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। आप जितना भी ऊपर से कोशिश कर लें, जब तक वो केमिकल प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में कोई चेंज नहीं आने वाला है। आप अपनी अवस्था को देखें, आपकी कौन सी अवस्था है अंदर से, और फिर ये देखें कि ये क्यों बन रही है, कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। तो उसको चेंज करना पड़ेगा यदि आप अपनी इमोशंस को चेंज करना चाहते हैं। जितनी भी टेक्निक है, चाहे विजुअलाइजेशन है, एफर्मेशन है, ये सब टेक्निक आपका केमिकल चेंज करते हैं। क्योंकि हम उस फीलिंग में, हमने ये देखा, ये हम प्रैक्टिकल जब इस प्रकार की बातें भी हमने की हैं कि जैसे ही हमारे अंदर थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है तो हार्मोन पैटर्न भी चेंज हो जाता है। ये हमने एक नींबू का एग्जाम्पल से भी देखा था। हमने आपको एक प्रैक्टिकल टेक्निक करवाई थी कि जैसे ही आप जाओ भाई फ्रिज के पास, और नींबू को आप अपने मुंह में जो है निचोड़ के देखो, तो बिना नींबू के भी खट्टापन अंदर जो सलाइवा था वो निकला था। तो जब जब कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, जब जब कोई हम डीपली सोचते हैं कोई बात ब्रेन में, तो उसका फिर हमारे हार्मोनल लेवल तक असर हो जाता है। तो उसी रिस्पॉन्स से फिर हमारी जो बॉडी है उसी टाइप का केमिकल स्टार्ट हो जाता है, बेटर फीलिंग आने लगती है। तो ये आपको ये बात क्लियर हुई कि विजुअलाइजेशन से हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, हमारी फीलिंग्स में चेंजेस ला सकते हैं। आपका जो लॉजिकल ब्रेन है ना, वो इस काम को करने नहीं देता है। लॉजिकल ब्रेन कई तरह के लॉजिक लगा करके और सोचने पर मजबूर कर देता है, फिर हम सही ढंग से वो विजुअल नहीं कर सकते, और हमारे वास्तव में जो चेंजेस आना चाहिए वो नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आता है कि अगर कोई किसी के घर में, जैसे कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है
कि कोई डेथ हो जाती है घर में, तो फिर आप देखो किस किस तरह के हार्मोन्स वहां पर उनके क्रिएट हो रहे होते हैं, और उस वजह से किस तरह से दुख का माहौल एक बन जाता है, क्योंकि वो हैप्पी हार्मोन्स नहीं बन रहे होते हैं। तो जब वो डोपामिन सिक्रेट नहीं हो रहा होता है, तो फिर ये सारा दुख का माहौल वहां पर हमें देखने को आता है। और यदि कोई ऐसा चीज उनको खिला दी जाए, या ऐसा कोई इंजेक्शन दे दिया जाए कि वो हार्मोन सिक्रेट करवा दिया जाए, तो उस माहौल में भी उनके जब हार्मोन बदलेंगे, तो वो उनकी स्टेट बदल जाएगी। ऐसी दवाई दे करके कई बार, जैसे ज्यादा ही कुछ स्ट्रेस में है, ज्यादा ही डिप्रेशन में है, तो ऐसे उसको जो दवाइयां दी जाती हैं, वो उनके हार्मोन को चेंज करने के लिए दी जाती है। जैसे ही हार्मोन चेंज हुआ, उसका जो ब्रेन का जो न्यूरोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। अब आपने किसने एमडीएमए के बारे में सुना है? एमडीएमए क्या होता है? एमडीएमए एक प्रकार का ड्रग है, जो हमारे इस तरह के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, हार्मोनल्स के जो सिस्टम है उसके ऊपर काम करता है। एमडीएमए ये इलीगल है, और इससे क्या है कि भी जो इसका यूज करता है, इस ड्रग का, कॉन्फिडेंट हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है, ग्रेटिट्यूड उसका हाई हो जाता है, उसके अंदर ये भाव बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस, कंपैशन और ग्रेटिट्यूड इतना हाई हो जाता है कि वो कोई भी समस्या को फेस कर सकता है। जब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी बात को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता हो, और यदि वो इस प्रकार का ड्रग ले लेता है, तो उसके अंदर फिर एकदम से इतना चेंज होता है, सुपर कॉन्फिडेंट हो जाता है, 100% कॉन्फिडेंस, डरेगा ही नहीं किसी से भी। अब ये इतना कंपैशन, इतना फीलिंग ऑफ लव उसके अंदर पैदा हो जाता है, उसके अंदर, जो कि मतलब अगर कोई इसको थप्पड़ भी मार देगा ना, तो भी वो ये कह सकता है कि आपको चोट तो नहीं लगी, इतना कंपेशनेट हो जाता है। तो ये जो कंपेशन है, ये इस प्रकार की ड्रग से भी लोग पैदा करते हैं। लेकिन और ये कुछ लोग जो ड्रिंक करते हैं, उनमें भी ऐसा हो जाता है। ड्रिंक करके जो उनके अंदर कंपेशनेट, ग्रेटिट्यूड और जो फीलिंग लव की, या एक दूसरे से कनेक्शन की जो हो जाती हैं, जैसे कि बोलेंगे भाई तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे लिए पता नहीं क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा ये, क्योंकि वो जो माइंड सेट है उसमें उस तरह का हार्मोन क्रिएट होने लगता है, और वो ऐसे ऐसे कर लेता है। लेकिन ये जो जो भी ये ड्रग्स वगैरह हैं, ये वैसे तो मूड को चेंज करने वाला काम भी कर रही होती हैं। बहुत ही गुड फीलिंग आ गई, गुड मूड हो गया, बहुत ग्रेट कंपेशनेट माइंड हो गया, करेज आ गया है, और बहुत ग्रेटिट्यूड की भावनाएं फॉर एवरीवन, हर एक के लिए ये भावनाएं उसके अंदर आ जाती हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि यदि ऐसा हो जाता है, तो फिर ये क्यों, इसको बुरा क्यों माना जाता है फिर? क्योंकि अगर ये ड्रग्स लेने से इस प्रकार से मूड चेंज होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो फिर ये इसको क्यों मना किया जाता है? अब क्यों मना किया जाता है? क्योंकि अगर ये एक्सटर्नल सोर्सेज से इस प्रकार के हार्मोन रिलीज करने की ट्राई करेंगे, आप कंपैशन, करेज और इस प्रकार की जो चीजें हम चाहेंगे कि ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाएं, तो फिर क्या होगा कि जो ब्रेन में अपने आप एक पावर, ऑटोमेटिक ये पावर है कि वो ऐसे ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं, तो फिर वो अपने आप जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो बंद हो जाएंगे। ब्रेन का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, नेचुरल जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, वो बंद हो जाएगा। तो आप फिर स्टार्ट कर देंगे। अ, वो बंद हो गया तो क्या हो गया, जब ये चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर डिप्रेशन होगा, लोनलीनेस फील होगा, और अंदर से, क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रेशन बंद हो गए हैं, इसीलिए फिर ये चीजें बाहर से लेनी मना की जाती है, ताकि आपका जो नेचुरल सिस्टम है वो सही से काम करता रहे। क्लियर है? ये समझ आया कि ये चीजें अननेचुरली भी लोग पैदा करते हैं अपने अंदर, लेकिन उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अब इसी तरह से एक दूसरी बात आती है सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में। कई लोग सप्लीमेंट्स को भी कहते हैं ये भी एक्सटर्नल है, ये भी क्यों लिए जाएं, ये भी हमारे अंदर अपने आप ही बन सकते हैं सारे। तो ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं कि हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है, हार्मोन्स वगैरह तो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी पर अपने अंदर से
पैदा नहीं कर रही होती है, वो खाए हुए सामान से ही बनाती है। तो प्रोटीन है या कोई विटामिन है, वो कई बार हमें सप्लीमेंट के रूप में लेने पड़ते हैं। तो वो अलग चीज है, वो दूसरी बात ये अलग है। न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि उससे हमारा बॉडी बनती है, हमारे बाल बनते हैं, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, तो इसलिए हमें कई तरह के न्यूट्रिशन तो हमें लेने पड़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये बात सुनी होगी जरूर आपने कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। सुनी है? क्यों उर्वशी, भावना? बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, साइंटिफिकली समझा कभी? यस मैम। से बढ़ता है, साइंटिफिकली पता है इसके बारे में? बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। कुछ न्यूट्रिशन ऐसा होता है बादाम में, नाम तो हाँ अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा। हाँ वो हाँ। न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिससे आपके ब्रेन को हेल्प मिलती है इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। या ऐसा कुछ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कंफर्म कर। बिल्कुल, कोई न कोई ऐसी चीज उससे मिलती है जो हमारे लिए, ब्रेन के लिए जरूरी है। वो इसलिए बादाम जब खाते हैं सही में दिमाग बढ़ता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो एक्चुअल जो बादाम नहीं है, बहुत सारी चीज ऐसी है जो खानी चाहिए, जो न्यूरॉन हमारा, आपका जो न्यूरॉन कनेक्ट हुआ है, तो वो जितना भी न्यूरॉन कनेक्ट हुआ है, वो माइलिन शीथ बनाता है। जैसे कोई वायर है, अगर आपके पास कुछ वायर है, अगर मैं वायर को नेक्ड छोड़ दूं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो जल जाएगा एकदम ऐसा। कभी कभी ऐसा लगा कि जल गया, बल्ब उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। सेम वे हमारे ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है, उसका भी कवर होता है एक। जैसे वायर का कवर होता है, एक शीट बना होता है उसके ऊपर, अगर वो हट जाए तो कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी तरह से हमारे ब्रेन में भी एक कवर होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन है, वहां पे एक कवर होता है जो माइलिन शीथ से बना होता है। माइलिन शीथ से जो बना है, वो बनता है फैट से। वो फैट से बनता है, जो माइलिन शीथ बनता है हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में, वो बनता है फैट से, गुड फैट से। अगर हम अच्छा फैट नहीं खाएंगे तो माइलिन शीथ क्या होगा? वियर एंड टीयर हो जाएगा। इसको समझना। जैसे वायर के ऊपर जो एक लेयर लगी होती है, अगर वो हट जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसी प्रकार से ब्रेन के न्यूरॉन्स में भी इस तरह से वो एक कवर जो बनता है, शीथ जो बनती है, वो ना हो तो फिर वियर टियर हो जाएगा। 50-60 साल की उम्र तक आते आते एक टाइम ऐसा आता है कि हम भूलने लगते हैं। हमें लेफ्ट में जाना था कि राइट में जाना था, भूल जाते हैं। हमें कौन सी सीढ़ी पे जाना था, डायरेक्शन तो भूल ही जाते हैं, कोई चीज कहीं रखी थी वो भी भूल जाते हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो हमारा ये जो कमी आती है, जिस चीज को हमने ध्यान नहीं दिया होता है, तो वो चीज काम करने लग जाती है। माइलिन शीथ इतना वीक हो जाता है कि वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। जो बादाम में रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बादाम में है ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो आपको क्या करता है कि माइलिन शीथ को बेटर फॉर्म में रखता है। जब माइलिन शीथ बेटर फॉर्म में रहेगा तो आपके जो न्यूरॉन जो भी हैं वो ढंग से काम करेंगे, और आपकी जो मेमोरी है वो हमेशा अच्छी बनी रहेगी। ये इसका रीजन है। और बादाम, ओनली बादाम नहीं है, इसके और भी कई चीजें हैं जिनके खाने से ये ठीक होता रहता है। जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए फिश वगैरह में ये चीजें ज्यादा होती हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो वो जब खाते हैं तो न्यूरॉन्स का, माइलिन शीथ का हेल्थ अच्छा होता है, ब्रेन के अच्छे फंक्शन होते हैं। क्लियर है ये बात कि बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है? उनको कैसे खाना है वो समझना चाहिए। तो अभी हम जो बात कर रहे थे लव एंड पैशन की, इसमें जो आपके हार्मोन्स हैं वो इतने सीक्रेट होते हैं, पीक पर होते हैं, और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और उन हैप्पी हार्मोन्स के अंदर एक दूसरे की कमी नजर नहीं आती है, एक दूसरे के प्रति कंपैशन नजर आता है, लव नजर आता है, समर्पण नजर आता है। तो ये वो सिचुएशन है जो कि बहुत स्टार्टिंग में जो होती है, जब कह लीजिए शादी से पहले और शादी के कुछ दिनों तक ये स्टेज चलती रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी ये स्टेज कही हो कि जल्दी ही खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे, देखे होंगे, जो बहुत वर्षों तक इसी भाव में भी रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनको अच्छा फील होता रहता है। तो ये एक पहली स्टेज हमारी है, लव एंड पैशन वाली। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, वो है लव बट नो पैशन। लव बट नो पैशन, दिस इज लिटिल बिट सेटल्ड लाइफ कंडीशन। यहाँ पे क्या है, लाइफ सेटल हो चुकी है, जहाँ पे आपका हार्मोन भी स्टेबल हो गया है।
जो जो हार्मोन पहले थे वो सब अब स्टेबल हो चुके हैं। और कोई भी चीज अब आप के अंदर उतना ज्यादा पैशन क्रिएट नहीं कर रही है। अब कोई नई चीज, जैसे वो हाल हो जाता है, जैसे नई चीज लेते हैं ना कोई, तो कुछ दिन तक तो चाव रहता है। मान लीजिए कि नई गाड़ी खरीदी हमने, तो उसमें मर्सिडीज खरीदी मान लो, कोई और बढ़िया और भी जो भी गाड़ी आप चाहते हो वो खरीदी मान लो, तो उसमें कुछ दिन तक तो क्या है, बड़ी खुशी रहेगी उसकी, हम सब हर चीज को टेस्ट करते रहेंगे, डोपामाइन रिलीज होता रहेगा, तो फील बेटर फील होता रहेगा। और उसके बाद फिर 10-20 दिन हो जाए, फिर नॉर्मल। और इसी तरह से मान लीजिए कोई नया घर खरीदा है उसमें नए ढंग से हम रहना शुरू कर रहे हैं, तो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, उसमें बड़ी खुशी हो रही है शुरू शुरू में। तो फिर जब सेटल हो गए तो सब नॉर्मल हो गए। सेम वे लव एंड पैशन वाली बात में भी ऐसा ही है। अ, पहले पहले तो हार्मोन्स ने ले ली, लव एंड पैशन वाला समय आ गया, तब तो हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा आपके अंदर आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है। वो खुशी का स्टेज है, वो जॉयफुलनेस का स्टेज है, कयामत से कयामत तक की बातें हैं, तारे तोड़ने की बातें हैं, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद नॉर्मल हो जाता है, पैशन नहीं रहता। अभी आप ऐसा नहीं करते हो कि भाई एक मतलब पत्नी बोलती है ना कि भाई मैं तो कोई बात नहीं, जब आएंगे तभी खाना खा लेंगे, तब तक वो भूखी रह जाती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब सेटल हो गया तो वो इतना इंतजार और वो सब नहीं होता है। कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ आप मैनेज करने लग जाते हो, तो वो पैशन नहीं रहता जो पैशन एंगेजमेंट के टाइम या इनिशियल टाइम में था। अभी इसको तो आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बन करके आप निभा रहे होते हो, तो कैलकुलेशन करते हो, लॉजिकली काम करते हो। और हमेशा लव पैशन ये सब रखना कोई जरूरी नहीं समझते हो। अगर कोई पार्टनर है जो आपका वैल्यू सिस्टम के साथ काम कर रहा है, लेकिन कुछ रेयरेस्ट कपल ऐसे हैं जो इस स्टेज में लंबे समय तक भी मेंटेन करते हैं। अभी मैं बात कर रही थी कि ऐसा भी नहीं है कि भी वो जो लव एंड पैशन वाला जो भी एक स्टेज है वो कम समय में खत्म हो जाए, कईयों का लंबा चलता है। और फिर उसके बाद कईयों का सेटल होकर के लव बट नो पैशन, लव है, केयर है, सब कुछ है, लेकिन पैशन नहीं है। वो उतना नहीं है कि एक दूसरे के लिए 15 मिनट मिलने के लिए 2-2 घंटे की जर्नी कर ले कोई, वो सब नहीं है, वो चीज खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लगती है फिर। तो ये सब होता है। और लोगों का रिलेशनशिप इतना कई कई ऐसे जो होते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है। और जिनका लव एंड पैशन ज्यादा समय चलता है ना, वहां पे आपने देखा होगा, जो आपने शुरू में पीआईपी सीखा था, आपने आइडेंटिटी सीखा था, तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि उनके अंदर वो चीज मैच कर रही होती है। जब वो चीज मैच कर रही होती है तो वो लंबे समय तक उसी भाव में रह सकते हैं, उसी उन्हीं हार्मोन्स को क्रिएट करते रहते हैं। उनमें आइडेंटिटी सेम होती है, वैल्यू सेम होती है, बिलीफ सिस्टम सेम होता है, पीआईपी सेम होता है। जब ये चीजें सेम है तो वो ज्यादा लंबे समय तक बहुत अच्छा रिश्ता निभता है। ये मैच मेकिंग में ये चीजें सारी काम आ सकती हैं। मैच मेकिंग अगर आप परिवार में कहीं जरूरत पड़ती है तो इन चीजों को जरूर देख लेना चाहिए कि दोनों के बिलीफ सिस्टम कैसे हैं, दोनों के पीआईपी कैसे है, उनकी आइडेंटिटी कैसी है, वैल्यू किस चीज को कर रहे हैं। पैशन 2-3 चीज हैं, जैसा कि सोचो कि एक बंदा, इसमें क्या कहाँ देखो ये किस तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है। एक बंदा एडवेंचरस है, जो मेल है वो एडवेंचरस नेचर का है, उसे बहुत घूमना फिरना पसंद है, पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है, बंजिंग जंपिंग पसंद है। और वाइफ है कंफर्ट वाली, सर्टेनिटी वाली, लव एंड कनेक्शन वाली। वो कुछ और चाह रही होती है, वो घूमने फिरने की बजाय उसको और तरह से आनंद आ रहा होता है। तो वो वहां पर फिर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, रिलेशंस में फर्क पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज में अगर डिफरेंस है ना, तब ये चीजें चेंज होती रहती हैं। अगर वाइफ में वैल्यू की ऑनेस्टी है, हस्बैंड में नहीं है, तो फिर फर्क पड़ जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जब वैल्यूज में डिफरेंस है तो फिर डिफरेंसेस बनते हैं, फिर ये स्टेज दूसरी आ जाती है, लव एंड पैशन की खत्म होकर के लव बट नो पैशन वाली हो रह जाती है।
और इसमें कई बार क्या होता है, वैल्यू परिवर्तन होते हैं, एक दूसरे के लिए चेंज भी होते हैं, लेकिन वो कब, जब कौन सी कंडीशन आई, कंडीशन बताई थी मैंने आपको, ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाती है, जब एकदम से अचानक कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है, तब वैल्यूज भी चेंज हो जाती है। या दो कंडीशन में चेंज होने का बताया था मैंने, या तो कोई ट्रोमेटिक कंडीशन आ जाए, या आ जाए कोई किसी से सीख ले, कोई पूछ ले, कोचिंग करवा ले, मतलब वो आवश्यकता महसूस करे कि उस बारे में सीखने की जरूरत है, विलिंगनेस हो उसके अंदर सीखने की, तो भी वो चेंज हो सकता है। वैल्यू चेंज होने का भी ये तरीका होता है। आज वैल्यू चेंज होती जा रही है, वैसे आज के जमाने में वैल्यू और टाइप से चेंज हो रही है। चलिए, अब तीसरा जो स्टेज आता है हमारा, वो है नो लव नो पैशन। अब ये स्टेज आ गया। दो स्टेज तक तो फिर भी ठीक है, बढ़िया है, वो तो कमी नहीं है कोई भी। लव बट नो पैशन भी ठीक है, वो भी एक सेटल्ड है, मेच्योरिटी की स्टेज है। लेकिन जो तीसरी स्टेज आ रही है, वो थोड़ा सा डाउन की तरफ जा रही है। नो लव नो पैशन, उसमें सब जो है इंडिफरेंट हो गए, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अब ये स्टेज जो स्टार्ट हो गया, तो इसमें है, अगर इंसान ध्यान नहीं देगा ना स्टेज में, नो लव नो पैशन वाली स्टेज आ गई मान लीजिए, तो उसमें अगर ध्यान नहीं दोगे, तो ये फिर रिश्ता खत्म होने की कगार पे चला जाएगा। आगे जाके और प्रॉब्लम हो जाएंगी, डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप स्टेज वन में थे, जब जो पर्सन जो गलती करते थे तो भी क्यूट लगते थे, पहले वाले स्टेज में क्या था, गलती करी वाइफ ने तो भी वो क्यूट लगने लगी थी, अब वो क्यूट लगना हो गया बंद, अब कॉन्फ्लिक्ट लगना स्टार्ट हो गया। अब वो गलती करती है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, और ये बोलते हैं कि तुम्हारी क्या हरकत है बेवकूफों जैसी। अब वो क्यूट लगना बंद हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इन न्यूट्रल न्यूट्रल हो गए हैं, इस कंडीशन में कोई मतलब नहीं है एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे जाए। तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहता, साथ में रह रहे हैं, सब ठीक है। और अगर साथ में नहीं रहेंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगी, ये सोच के साथ रह रहे हैं, सोसाइटी का ध्यान करके, खुद में लव पैशन नहीं है, लेकिन सोसाइटी क्या बोलेगी, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, अलग अलग हो गए तो। और वो क्या है कि एक रूम में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, लेकिन आपस में कोई, उनमें एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम या कोई पैशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, डिसकनेक्टेड हो गए हैं, सिर्फ सोशल बॉन्डिंग बंधी हुई है। भाई अगर अब इस समय पे अगर एक दूसरे से अलग हो गए, तो सोसाइटी भी बुरा भला कहेगी, डिवोर्स हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिक्योरिटी यहाँ पे आ रही है सामने, सिक्योरिटी कुछ वैल्यू बची हुई है जो इस चीज को बिल्कुल डिवोर्स तक नहीं लेके जा रही है, पर निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ। कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाता है, बातचीत बहुत कम हो जाती है इस दिनों में, बात करने का मन भी नहीं करता है, कोई कोई चीज को देखकर बोलने के लिए खुद को कन्विंस करना पड़ता है बल्कि कोई बात बोलने की मन में भी आती है ना, तो भी छोड़ देते हैं, तो छोड़ो ना, क्या जरूरत है बात करने की, कोई मतलब नहीं है बात करने का। समझ आ रहा है कि ये स्टेज भी होती है, इस तरह से बनती है स्टेज, देखो। अगर आप रिस्पॉन्सिबल फ्रेम में नहीं आओगे ना, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर बचाएगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना, बच्चों के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति, तब बच सकते हो। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो वो आपको दोबारा से उसमें खींच सकती है, कनेक्शन बना सकती है दोबारा से। लेकिन इसके बाद जो स्टेज आने वाली है, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का चांस भी कम हो जाएगा, रिलेशन ठीक होने का चांस भी कम हो जाएगा, वो साथ रह रहे होंगे, अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं। तो थर्ड स्टेज समझ में आई सभी को। चौथा स्टेज पे ये जो चौथा स्टेज हमारा है, प्लानिंग टू एस्केप, इसको लिख लें, प्लानिंग टू एस्केप। तीसरे तक तो ये है कि कहीं ना कहीं रिवर्स होने के चांस है, उसमें रिवर्स हो सकता है इंसान, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे वो दोबारा से अपने मन को समझा करके फिर से ठीक रिश्ते बना सकते हैं।
लेकिन ये जो चौथी स्टेज है, प्लानिंग टू एस्केप, ये स्टेज वो है जहां पे आपको रास्ता, और कोई रास्ता देखना स्टार्ट कर देते हो, उस रिश्ते में निभाने की सोचते ही नहीं है, एस्केप करने के लिए सोचने लग जाते हैं। ये सबसे ये खतरनाक स्टेज स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, ये जब इंसान आपस में बात ना करके और बस भागने का या दूसरे और कहीं ध्यान लगाने का सोचने लगता है, यानी रिश्तों को खत्म करने की सोचता है। इस स्टेज में क्या होता है कि जितने भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो इस स्टेज में होते हैं, उनका आपस का लव पैशन खत्म हो चुका है, और वो अब, क्योंकि हर मानव का नेचर है कि पॉजिटिव के ढूंढना, या तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। देखो इसके बाद तीसरी स्टेज के बाद चौथी स्टेज में आने से पहले या तो बंदा चला गया डिप्रेशन में, लाइफ को बिल्कुल ही नरक समझ के जिएगा। दूसरा, फिर दूसरी टाइप के भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमने जीवन को खत्म थोड़ी करना है, फिर वो पॉजिटिव के ढूंढेंगे कहीं बाहर, पॉजिटिव के बाहर ढूंढेंगे तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ही जाने की उनकी रहती है। तो यहाँ पे शुरू होता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं मान के ये चलते हैं एस्केप नहीं होता है, एस्केप होने से पहले वो कहीं ना कहीं और सेट होने का सोचने लगते हैं। तो ये जो फीलिंग आती है इसमें अ, इसमें इस प्रकार की जो है स्टेप उठने लगते हैं। तो रिलेशनशिप में हैप्पी पॉजिटिव के वहां क्रिएट नहीं होता है, और बाद में वो बाहर के जाने लग जाते हैं। कोई भी हंस के बात कर रहा है, कोई भी आपकी तारीफ कर रहा है, कोई बूस्ट अप कर रहा है, कोई मेंटल सपोर्ट दे रहा है, उस कंडीशन में आप उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हो। मेल मेंबर भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर वहां पर किसी पर्सन के अंदर अगर ऑनेस्टी वैल्यू है, क्योंकि दो तरह के मैंने बताया, या तो कोई बाहर पॉजिटिव के ढूंढेगा, बाहर के व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर दूसरी टाइप का ऑनेस्ट बंदा होता है जो रिश्तों की अहमियत भी समझता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन रहा उनका, तो वो इस बात को समझ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाएंगे वो क्या करेंगे, वो पर्सन सिस्टम को देखेंगे, अपने काम के प्रति ज्यादा प्रोफेशनल हो जाएंगे। ऐसे लोग जो आपस में नहीं, जिनका कनेक्शन ठीक बन रहा है, वो फिर या तो एक्स्ट्रा में चलेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, प्रोफेशनल में ज्यादा चले जाएंगे, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देने लग जाएंगे, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग दिन रात काम करने में लगे रहते हैं, उनको कोई बात करे तो भी वो कहेंगे मैं बहुत बिजी हूँ। तो वो ज्यादा ही लगता है कि भी ये तो बहुत ही ज्यादा अपने काम में ही ज्यादा ध्यान देने लगा है। उन्होंने अपने ब्रेन को सेट करने का एक अलग तरीका निकाल लिया कि मैं तो अपना फोकस जो है अपने काम पे ले जाता हूँ प्रोफेशनल में, कमाना है कमाना है कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता है वो बंदा। फैमिली के साथ घूमना फिरना ये सब बंद हो गया है उसका, तो वो अपना ध्यान सारा एक तरफ लगा लेता है, इमोशनल कनेक्शन कोई है नहीं। तो चौथी स्टेज में ये सब होता है, मतलब एक घर में रह रहे होते हैं, इंटीमेसी नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, हैं वो सब अपने अपने अलग अलग लाइफ जी रहे होते हैं, लीगली सेपरेट होने का, कोई तो लीगली सेपरेट होने का ट्राई कर रहे होते हैं, या फिर लीगली सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं तो सरकमस्टांसिस के प्रति एडजस्ट कर लेते हैं। इमोशनल चेकआउट हो चुका होता है, इमोशनली अटैच नहीं है, एस्केप टू प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग टू एस्केप, ये सब होता रहता है। तो ये चौथी स्टेज थी। पांचवी स्टेज आ जाती है, पांचवी स्टेज लिखेंगे आप, नॉट इन रिलेशनशिप बट हैव फेथ इन रिलेशनशिप। ये चौथी स्टेज है, जब रिलेशनशिप में तो वो नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में उनका विश्वास है। यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को लेके अंदर में अभी भी विश्वास है कि चलो मेरा रिश्ता खराब है, मेरा रिश्ता मतलब मेरे साथ ठीक नहीं है। आपस में ये बात समझ में आ जाती है उनको कि ये जो पति पत्नी बने हैं इनका आपस में नहीं बन सकता कनेक्शन, ये वो अपने हिसाब से ठीक है, मैं अपने हिसाब से ठीक हूँ, लेकिन हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। रिश्तों से विश्वास नहीं उठा उसका, लेकिन हाँ उन दोनों के आपस में नहीं बन रही है, एक दूसरे को सही भी मान रहे होते हैं। तो ये एक कंडीशन है जहां पे वो सोच है कि वो ये कहेंगे हम एक दूसरे के लिए नहीं है, तो इसमें एक प्रकार से डिवोर्स हो ही जाता है।
सेपरेट रह भी रहे होते हैं, नहीं भी रह रहे तो भी वो मेंटली डिवोर्स ही हो जाता है उनका। और दूसरी बात, यदि विक्टिमहुड में हो गए, ये तो समझदारी के हिसाब से चलेंगे, इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करके चलेंगे, तो ये बात है। दूसरा, यदि विक्टिमहुड के लिए है तो फिर कंप्लेंट करते रहेंगे कि भी मेरा पति मुझे मार रहा था, आपको पीट रहा था, या मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था। तो विक्टिमहुड वाला क्या करता है? कंप्लेनिंग करता है हमेशा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहेंगे तो फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग है, मेरा अलग है, लेकिन रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। वो इस बात को मान भी लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, फिर वो रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन वो इस बात को समझ जाते हैं, अपनी जिंदगी को अलग ढंग से जीने की कोशिश कर लेते हैं। अब आ गया छठे नंबर का स्टेज, वो है नॉट इन रिलेशनशिप एंड डोंट वांट टू बी इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप भी नहीं है और होना भी नहीं चाहते। ये पर्सन है जो बोलते हैं कि दिल का दरवाजा बंद हो गया और चाबी नदी में फेंक दी, उनके लिए कोई अब स्कोप ही नहीं बचा कि इस रिश्ते में कोई कभी भी कोई स्कोप बनेगा। कोई ओपननेस नहीं है रिलेशनशिप को लेके, कहानी खत्म है उनकी। नो ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप, नो ट्रस्ट इन द पीपल, लोगों तक विश्वास उठ जाता है। नो ट्रस्ट इन एनीथिंग, किसी भी चीज में कोई विश्वास नहीं करते। सोसाइटी के साथ कोई ट्रस्ट नहीं है। तो ये जो स्टेज है, टोटली ड्राइनेस की स्टेज है। रिलेशनशिप का जो दरिया है वो बिल्कुल सूख गया होता है, खत्म हो गया होता है। ये छठा स्टेप है। मैम, नॉट इन रिलेशनशिप एंड डोंट वांट। वांट टू बी इन रिलेशनशिप, तो यहाँ पे कोई स्कोप बचा ही नहीं है। तो अब ये 6 स्टेज हमने देखी है। यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई है, रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन फर्दर रिलेशनशिप के लिए भी माइंड में कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर ये स्टेज आ गई है, आप रिश्तों पर मतलब कि बिलीव करना ही छोड़ दिया है, लोगों पर बिलीव करना छोड़ दिया है। ये ड्राइनेस की स्टेज है, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। थर्ड स्टेप तक, अब इसमें तीन, हमने 6 स्टेप देखी, तो जो 3 स्टेप शुरुआत की थी, वहां तक रिवर्स होने की संभावना है। रिवर्सिबल हो ये कंडीशन, तीनों स्टेप जो है रिवर्सिबल हैं। अगर आप काउंसलिंग करते हो, कोचिंग करते हो, कहीं से समझते हो, खुद ट्राई करते हो, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, वापस रिलेशनशिप में ढंग से अपने परिवार को बसा सकते हो। आप अपनी स्टेज इससे देख सकते हो, कौन सी स्टेज में चल रहे हो आप लोग, और किस तरह से आपको ठीक करने का भी आप विचार कर सकते हो। सेकंड स्टेज में लव है, पैशन नहीं है, लेकिन कोई पूरा चला गया है भाई एकदम। थर्ड और फोर्थ में डिवोर्स देना, ये भी फाइनल हो गया है, डिफरेंस हो सकता है। तो रिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही शर्त पे होती है, यानी 3 स्टेज तक तो रिवर्सिबल आराम से हो जाता है। चौथी स्टेज में पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन कब? जब एक पार्टनर विलिंग हो। अगर एक पार्टनर के मन में विलिंगनेस है, वो चाहता है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, तो हो सकता है फिर किसी न किसी तरीके से कोई भी पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है कि वो रिश्ता दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अगर चौथी स्टेज खत्म हो गई है, पांचवी स्टेज आ गई है, तो फिर उसमें क्या, रिलेशनशिप तो एक प्रकार से खत्म ही हो गया है। तो रिलेशनशिप खत्म होने का मतलब डेड हो गया। और जब रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो इस प्रकार से फिर वो जो रिलेशनशिप का जो भी सिस्टम है, वो जब डेड हो गया, तो डेड बॉडी को लेकर के चलने से तो कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो जिंदगी में जो है गंद ही मच जाता है, और फिर लाइफ में जो है बैड स्मेल ही रह जाती है, और बैड एक्सपीरियंस रह जाते हैं। तो फिर इस रिश्ते को तोड़ने में ही भलाई है। फिर जब ऐसा रिश्ता हो जाए कि बहुत ही टॉक्सिन जब हो जाता है उसके अंदर, तो फिर वो खत्म करने में भलाई होती है। फोर्थ स्टेज जो है, विलिंगनेस होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उससे आगे वो भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं।
ये सोशल नॉर्म्स जो हैं, इसमें सोशल नॉर्म्स में ही लाइफ निकाल देते हैं बहुत सारे लोग। तो ये इतना बड़ा एक्साइटिंग पार्ट होता है, इतना बेटर पार्ट होता है, उस पार्ट को लाइफ का इतना बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होता है, वो लोग ऐसे ही मिस कर देते हैं। सोशल नॉर्म्स में जब आ जाता है बंदा, तो फिर वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को खोता रहता है, बस वो सोचता है कि भाई चलो निभाना है। तो टॉक्सिसिटी जो है, वो रिलेशनशिप के जो प्रॉब्लम है, कैसे कैसे प्रॉब्लम है, तो ये सब भी समझने की होती हैं बातें। उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, काउंसलर से बात करके कर सकते हैं। और डिवोर्स तक जो है, कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में ऐसी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि डिवोर्स तक भी नहीं जा पाते, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, बहुत सारी हिप्नोटिक लैंग्वेज हमारे समाज में ऐसी बनी होती हैं। शादी 7 जन्म का बंधन है, जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रोक के रखती हैं। समाज के जो ये बातें हैं, इनसे बंधे हुए रह सकते हैं, जबकि अपने लाइफ काफी चैलेंजिंग हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो निभा रहे होते हैं। और ये जो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, वो कई बार नुकसान करती है, कई बार फायदा कर जाती है। कई बार हमारे माइंड को इस तरह से बना के रखती है कि हम उस स्टेज को संभाल लेते हैं, और कई बार ये हमारे लिए बहुत बड़ा कांटा बन जाती है, हम उस स्टेज से निकल भी नहीं पाते हैं। तो ये कई तरह की इसके फायदे हैं हिप्नोटिक लैंग्वेज के। किसी को भी कंट्रोल करने का, इन्फ्लुएंस करने का, इंस्पायर करने का जब लोग सोचते हैं, तो ये हिप्नोटिक लैंग्वेज ही सुन करके इस प्रकार की बातें सोच लेते हैं। और इसमें नेगेटिव नहीं सोचना है हमें, इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज है ये सारी। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, इसका भी एक टॉपिक आएगा। ब्रेन को जब जब हम स्टडी करेंगे ना, तो बहुत कुछ निकल के आता है। ब्रेन का जो है, सबकॉन्शियस माइंड का जो खेल है, वो बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से कॉन्शियसली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। कॉन्शियस माइंड जो है हमारा 10%, यानी बहुत बड़ा रोल है वो भी। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ स्टोर हो जाता है, जो ऑटोमेटिक हमारी लाइफ को जो है प्रभावित कर रहा होता है। ये रिश्ते क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं? ये स्टार्टिंग में जो रिश्ते बने थे, जैसे पावर के इर्द गिर्द ही अट्रैक्शन काम करता होता है। कहीं भी देखेंगे आप, जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं पावर को पसंद करती हैं। और आजकल पावर पैसे में होने लग गई है, तो पैसे वालों को पसंद करने लग गई हैं। ये कुछ फिनोमेना बताए थे, तो वो मैं देख रही थी। लड़कों का कुछ और सोच होती है, लड़कियों की कुछ और सोच होती है। रिश्तों में ये भी बहुत मायने रखती हैं बातें। लड़कों की सोच होती है कि कौन सी लड़की मेरे परिवार को, मेरे वंश को आगे ढंग से बढ़ा पाएगी। और लड़की की सोच होती है कि कौन ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जो मेरी लाइफ को सिक्योरिटी से मेरे साथ तक निभा लेगा। दोनों का नजरिया अलग अलग होता है सोचने का। तो ये चीजें हैं, बहुत सी बातें समझ करके चलनी होती हैं। ज्ञान जो है वो बहुत सारे अंधकार को मिटाता है। अज्ञान ही दुख का कारण है, गौतम बुद्ध जी ने भी कहा। जब तक हम अज्ञानी रहेंगे, उतना ही लोग जो है परेशानी में रहेंगे। तो जिस विषय में ज्ञान की जरूरत है, उस विषय में हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं से उस नॉलेज को लेकर के, जहां हम अटक रहे हैं, जहां हम संभाल नहीं पा रहे सिचुएशन को, उसको संभालने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल देखेंगे रिलेशनशिप में और क्या हम आगे जोड़ेंगे इसके अंदर, तो हम कर लेंगे। तो क्लियर हुआ? आज हमने टाइप्स देखे, स्टेजेस देखे इसके, और फिर आगे और बढ़ेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी समझना चाहिए, क्योंकि हमें आज तक इस विषय पे हम कभी बात करते ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एनएलपी में हम इसको भी समझेंगे, एक एक चीज। ठीक। ठीक है। आज थैंक यू हमारी मैम। क्लास तो छोटी रह गई आज, है? हाँ। हाँ, पर काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर हुई आज। हाँ।
समराइज तो आप कल कर ही दोगे, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा समराइज तो और वो लेसन करूँगी। भी, रिकॉर्डेड लेसन भी वो देख ही लेंगे। हाँ, रिकॉर्डेड भी देख लेंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो, ठीक है, ओके, थैंक यू ओके जी, वेरी सी यू मच। टुमारो, बाय। बाय। Bye.